हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यावर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे BBMKU में जो सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है और इसमें हम लोग बात करेंगे आज हिस्ट्री में मेजर पेपर 7 के रूप में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इसमें कंप्लीट पूरा सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसका हम लोगों को पता कैसे चलता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। सुनिए, तो जो साहित्यिक स्रोत है वह लिखित सामग्री है। साहित्यिक स्रोत कैसा है? एक लिखित सामग्री है जिसमें लिखा हुआ होता है कि भारत के इतिहास में पहले ये सब हो चुका है, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इनमें तारीख ए, फिरोज शाही, बाबरनामा, अकबरनामा प्रमुख हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसा रहा है। इनसे उस समय की इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि उस समय का राजनीति व्यवस्था कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसा था और आर्थिक स्थिति वहाँ पर किस प्रकार थी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इल्तुतमिश की 2 प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है, इसके बारे में बताने बोला है। तो इल्तुतमिश कौन थे समझिए। तो इल्तुतमिश जो थे दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था और इसकी प्रमुख जो उपलब्धि थी, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने किया दिल्ली की जो सल्तनत है उसको मजबूत बनाया, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया और उसने प्रशासन को व्यवस्थित किया और दिल्ली को सल्तनत का क्या बना दिया, प्रमुख केंद्र बना दिया। तो इसकी ये 2 कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ थी। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के 2 प्रमुख प्रशासनिक सुधार क्या क्या हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 प्रमुख सुधार क्या क्या किए, यहाँ देखिए। तो पहला इन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाजार और वस्तुओं की कीमत पर क्या कर दिया, नियंत्रण कर दिया। ठीक है, कि उसका कीमत क्या होगा, इस कीमत पर उन्होंने नियंत्रण किया। ठीक है, और दूसरा क्या किया, उसने सेना को क्या किया, मजबूत किया और सैनिकों को क्या किया, नियमित वेतन देने का काम किया इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख 2 योजनाएं क्या क्या है, इसके बारे में लिखने के लिए बोला है। ठीक है, कि मोहम्मद बिन जो तुगलक है, ठीक है, इसकी 2 प्रमुख योजनाएं क्या क्या है। तो पहला योजना जो था इसका, पहला योजना इन्होंने क्या लाया कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का काम किया, पहला योजना इन्होंने बनाया। दूसरा योजना क्या था, तांबे के सिक्कों को चलाने का काम किया। ठीक है, तो ये 2 इसकी योजनाएं जो बहुत ज़्यादा प्रमुख थी। इन योजनाओं को सही तरीके से लागू न करने का कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है वो किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य बना। ठीक है, अगला है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था। तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी और इसकी स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी के 2 प्रमुख प्रशासनिक सुधार क्या क्या हैं। तो इन्होंने 2 प्रमुख क्या सुधार किया। पहला किया कि इन्होंने जो भूमि का माप है उसको कराया और उसमें लगान का व्यवस्था लागू कर दिया, यानी टैक्स का व्यवस्था लागू कर दिया। और दूसरा इसका सुधार क्या था, इन्होंने क्या किया कि सड़क और डाक व्यवस्था को क्या बनाया, बेहतर बनाने का काम किया था शेर शाह सूरी ने। अगला देखिए, 9 नंबर प्रश्न, प्रथम पानीपत के युद्ध का कोई 2 महत्व लिखिए। तो प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसका 2 महत्व क्या है। तो इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का रास्ता जो है वो साफ हो गया था। तो ये 2 कुछ प्रमुख तत्व हैं। अकबर की राजपूत नीति की 2 विशेषताएं बताना है। ठीक है, अकबर की 2 राजपूत नीति की 2 विशेषताओं को बताना है। तो अकबर ने राजपूतों के साथ
मित्रता की नीति को अपनाया था। ठीक है, अकबर ने क्या किया कि जो राजपूत थे उनके साथ दोस्ती का नीति अपनाया और उसमें उसने कई राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध भी बनाए। ठीक है, ये पहला था उसका नीति। और दूसरा था उसने राजपूतों को अपने प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पद भी दिया, अपने सेना में उसको शामिल भी किया और अच्छा पद पे भी उसको रखा गया। दीन ए इलाही से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो अभी सारा हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी इसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो दीन ए इलाही क्या था, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक विचार था। दीन ए इलाही क्या था, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक विचार था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर, यानी सभी धर्मों को का जो अच्छे विचार है उनको एक जगह मिला करके सहिष्णुता और भाईचारे को बढ़ावा देना था। मतलब सभी धर्म को ये मानते थे और इसे 1582 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था, दीन ए इलाही। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसकी एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या था समझिए। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा शुरू किया गया प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था था। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक आधिकारिक और प्रशासनिक सेवा था। ठीक है, जिसमें अधिकारियों को उनके पद के अनुसार मनसब या दर्जा दिया जाता था। ठीक है, मनसबदारों को सैनिक रखने की जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी भी दी जाती थी, यानी कि उसकी जो पद है, जो भी सैनिक थे या जो भी व्यक्ति थे उनका पद के अनुसार से उसको काम दिया जाता था, उसको उतना इज्जत दिया जाता था, वैल्यू दिया जाता था। इसी को बोलते थे मनसबदारी व्यवस्था। शिवाजी की दो प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है, तो शिवाजी जो थे मराठा शक्ति के प्रमुख संस्थापक थे और इन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य का स्थापना भी किया था। ठीक है, और दूसरा उपलब्धि क्या था इसका, तो उन्होंने एक अच्छी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था बनाई और अनेक किलों पर क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, दूसरा है भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भक्ति आंदोलन का, तो पहला जो इसका विशेषता है, ईश्वर की भक्ति को मोक्ष का सरल मार्ग माना गया। पहला विशेषता है कि ईश्वर का अगर आप भक्ति करते हैं तो वो मोक्ष का द्वार जो है बहुत सरल हो जाता है। ठीक, और दूसरा, इस आंदोलन ने जाति पाति और उच्च नीच का विरोध किया तथा समानता पर क्या किया, जोर दिया। तो ये कुछ दो विशेषताएं हैं भक्ति आंदोलन की। अगला है सूफीवाद। ठीक है, सूफीवाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सूफीवाद क्या है, तो सूफीवाद इस्लाम की आध्यात्मिक परंपरा थी और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, तो इसका दो प्रमुख विशेषता क्या था, ईश्वर से प्रेम और भक्ति पर जोर देने का। ठीक है, ये पहला विशेषता था कि ईश्वर से प्रेम करिए और भक्ति कीजिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया। और दूसरा था कि प्रेम, शांति और मानव सेवा का संदेश दिया कि आपसी प्रेम बढ़ाइए, शांति बनाए रखिए और मानव का सेवा कीजिए, एक दूसरे का मदद कीजिए। ये इसका दूसरा विशेषता था सूफीवाद का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। इंडो इस्लामिक स्थापत्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इंडो इस्लामिक क्या था, पहले इसके बारे में जानेंगे। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैलियों का मेल दिखाई देता है, यानी कि भारत और इस्लाम, ठीक है, इन दोनों शैलियों का मेल दिखाई देता है। और इसकी जो दो प्रमुख विशेषताएं थी, प्रमुख विशेषता क्या था, तो पहला था इसका गुंबद और मेहराब का प्रयोग किया इन्होंने, और दूसरा इमारतों में नक्काशी, सुंदर सजावट और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, तो ये इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम लोग बात करेंगे जो 10, 5 नंबर या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें अभी टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, देखिए कहाँ तक कर पाते हैं। ठीक, और यदि किसी को भी ये PDF चाहिए मेरा, ठीक है, तो ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 8847857017 इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए देखिए आगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख साहित्यक, पुरातात्विक एवं विदेशी यात्रियों के स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का अगर हम लोगों को पता करना है
तो उसका पूरा तात्विक स्रोत क्या था, विदेशी यात्रियों का स्रोत क्या था, इसका हम लोगों को पता करना है, और साहित्यिक स्रोत क्या था इसके बारे में भी। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है ये साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्री का स्रोत। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भूमिका का। भूमिका में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए अनेक प्रकार के स्रोतों से सहायता मिलती है। ठीक है, अगर मध्यकालीन का इतिहास का जानकारी हम लोगों को पता है तो उसका बहुत सारा स्रोत है। और क्या है, तो इन स्रोतों से हमें क्या पता चलता है कि उस समय के शासक जो थे, राजा जो थे, वहाँ पर युद्ध, वहाँ प्रशासन, वहाँ पर समाज कैसा था, धर्म कैसा था, व्यापार कैसे होता था, और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है हम लोगों को। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों को मुख्य रूप से किसमें बांटा गया है? साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण में बांटा जा सकता है, और इन तीनों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है कि जो चीज़ें लिखा हुआ है, जो साक्ष्य के रूप में लिखा हुआ स्रोत मिला, उसी स्रोत को क्या नाम दिया? साहित्यिक स्रोत। अब मध्यकालीन में कौन कौन सा लिखा गया था जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, समझते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, मध्यकाल में अनेक इतिहासकार आए और लेखकों ने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, लेकिन इन पुस्तकों से तत्कालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक साहित्यिक स्रोत है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। ठीक है, इसको किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। इसमें दिल्ली सल्तनत के शासकों और उनकी नीतियों का वर्णन मिलता है, यानी मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली में राजा किस प्रकार था, वहाँ नियम किस प्रकार चलते थे, इससे हम लोगों को कहाँ से पता चलता है? तो तारीख ए फिरोज शाही से पता चलता है। तो एक स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत है उसी तरह बाबरनामा। बाबरनामा, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है उसको लिखा था। इसमें भारत की राजनीति भी लिखा गया है, सामाजिक और प्राकृतिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है। बाबरनामा के बाद आया अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा को भी लिखा गया। और अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। इसमें अकबर के शासन का पता चलता है, युद्ध के बारे में पता चलता है, प्रशासन, साम्राज्य के बारे में जानकारी भी मिलती है। मतलब अकबरनामा से वहाँ का प्रशासनिक, साम्राज्य, शासन, युद्ध, इन सभी का जानकारी हमको मिलता है। इसके अलावा अनेक फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ भी इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथ स्रोत हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 पॉइंट जो है वो काफ़ी है, क्योंकि इसके अलावा हम लोगों को पुरातात्विक स्रोत भी तो जानना है। तो चलिए पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या था? पुरातात्विक स्रोत क्या होता है समझिए, जो पुरानी वस्तुएं होती है उनका कहीं ना कहीं अवशेष रह जाता है, और वही अवशेषों से हम लोगों को पता चलता है कि प्रारंभ में या मध्यकालीन में भारत का इतिहास कैसा रहा होगा। तो जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, पुरातात्विक में क्या क्या आएगा, जैसे किले हो गए, महल हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मकबरा, मूर्तियाँ, शिलालेख और सिक्के, ये सब शामिल होते हैं किसमें? पुरातात्विक स्रोत में। तो सिक्के से शासक का नाम भी पता चलता है, सिक्कों से शासक का नाम, क्योंकि पहले जो राजा होते थे वो अपना नाम जो है वो सिक्कों पर लिखवा दिया करते थे। उनकी उपाधि, आर्थिक स्थिति और उस समय की मुद्रा व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। अभिलेखों से क्या पता चलता है कि राजाओं की उपलब्धि क्या थी, भूमिदान कैसा था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चल जाता है अभिलेखों से। भवनों और स्मारकों से क्या पता चलता है? भवन से, उससे ये पता चलता है कि उस समय की कला कैसा था, कैसे डिज़ाइन करते थे लोग। ठीक है, इसकी जानकारी मिलता है। तो ये दोनों पढ़ चुके हम लोग, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब पढ़ेंगे कि विदेशी यात्रियों का विवरण क्या है। तो समझिए विदेशी यात्री का विवरण क्या है। तो बहुत सारे विदेशी यात्री जो हैं वो भारत में घूमने आए और उनको एक किताबों में लिख करके चले गए, जिससे हम लोगों को यहाँ के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत का वर्णन किया, जिससे इन यात्रियों में भारतीय नगरों, भारत का नगर, बाजार, व्यापार, समाज, धर्म और प्रशासन की जानकारी दी गई है। इनके विवरण से हम लोगों को क्या पता चलता है कि उस समय भारत और बाहरी दृष्टि से समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, कि भारत का इतिहास किस प्रकार रहा था। निष्कर्ष एक बार पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ों का निष्कर्ष लिखा है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, इल्तुतमिश के शासनकाल
की प्रमुख उपलब्धियों एवं दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने में उसके क्या क्या योगदान है उसका मूल्यांकन करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका भूमिका क्या है? इसका भूमिका है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, और उसने दिल्ली सल्तनत को क्या किया गया था, वास्तव में संगठन बना करके संगठक माना, और उसे उसके समय सल्तनत को राजनीतिक व्यवस्था स्थिरता भी मिली और प्रशासन बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। मतलब दिल्ली सल्तनत को प्रशासनिक व्यवस्था में मजबूत करने में, राजनीतिक स्थिरता दिलाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसका? इल्तुतमिश का। ठीक है, इन्होंने पहला क्या किया, तो दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। अभी हम लोग बात कर लिए, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत को क्या किया, मजबूत बनाया। दूसरा क्या किया, दिल्ली को प्रमुख केंद्र बनाने का काम किया। दिल्ली को क्या किया, प्रमुख केंद्र बनाया। ठीक है, इससे दिल्ली की राजनीतिक महत्ता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा क्या किया कि जो विरोधियों पर विजय भी इन्होंने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, तो इल्तुतमिश ने अनेक जो विरोधी शासक थे और विद्रोहियों को पराजित कर दिया, जो इनके विरोध करते थे उनको हराया, और दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र जो है बड़ा, और इसकी शक्ति को क्या किया, बहुत ज़्यादा मजबूत करने का काम किया। प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ का जो प्रशासन चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार किया इन्होंने। क्या सुधार किया, तो उसने प्रशासन को व्यवस्थित किया, सही ढंग से लागू किया, और जो योग्य अधिकारी थे उसको चुन लिया, और उसने शासन को चलाने के लिए इक्ता व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया था। इसके अलावा मुद्रा व्यवस्था भी इन्होंने चलाया। मुद्रा व्यवस्था क्या था, तो उसने चांदी का टंका चलाया था, टंका नहीं सॉरी यहाँ टका होगा, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था इन्होंने, और इससे व्यापार क्या हुआ और आर्थिक व्यवस्था को क्या मिल गई, स्थिरता मिल गई। ठीक है, तो ये भी किया था इन्होंने। मंगोलों से सावधानी भी रखा इन्होंने, मंगोल साम्राज्य से। उसके समय मंगोलों का भी खतरा होता था बहुत ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर। उसने समझदारी से अपनी नीति बनाकर क्या किया, दिल्ली को बड़े खतरे से बचाने का भी काम किया था। उत्तराधिकारी का चयन किया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री जो थी रजिया को योग्य समझा और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का इच्छा व्यक्त भी किया। ठीक है, निष्कर्ष एक बार पढ़ लीजिएगा आप। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ठीक प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों का विस्तार से व्याख्या करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये भी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक रहा है। ठीक, उसने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए जो प्रशासन है, जो सेना है, बाजार है और वहाँ का जो राजस्व व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया इन्होंने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी बहुत अच्छा शासक थे वहाँ का। ठीक है, इसके अलावा क्या किया, इन्होंने बाजार को नियंत्रित किया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण किया, और जैसे अनाज, कपड़ा, घोड़ा और जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उसको निश्चित कीमतों पर क्या कर दिया गया, तय कर दिया गया कि इतने कीमत पर ही ये मिलेगा। बाजारों की निगरानी ये भी इन्होंने किया था कि बाजारों पर अधिकारियों की निगरानी रहती थी, व्यापारी अधिक कीमत पर सामान को नहीं बेच सकता था। ये अच्छा किया था इन्होंने। इसके अलावा सेना में बहुत ज़्यादा सुधार किया। अलाउद्दीन ने बड़ी और मजबूत सेना बनाई। उसने सैनिकों को क्या किया, नियमित वेतन देने का भी काम किया। घोड़ों की दाग व्यवस्था, सेना में धोखाधड़ी रोकने के लिए घोड़ों पर दाग लगाया जाता था। ठीक है, और सैनिकों का चेहरा दर्ज किया जाता था। ठीक है, भूमि राजस्व का व्यवस्था भी इन्होंने लागू किया। ठीक है, उसने भूमि से मिलने वाले कर की व्यवस्था को मजबूत किया। किसानों से नियमित रूप से राजस्व वसूला जाता था। जासूसी व्यवस्था को भी लाया। ठीक है, अमीरों पर नियंत्रण किया, और इसका जो सुधार है इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिला था। ठीक है, निष्कर्ष एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं का वर्णन करना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इनकी प्रमुख योजना का वर्णन करते हुए इनकी सफलता और असफलता के कारण का विवेचना करना है। तो इसकी भूमिका का पहले बात करेंगे। तो जो भूमिका है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक बुद्धिमान लेकिन विवादास्पद शासक था। उसने कई नई योजनाएं शुरू की मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसकी जो योजनाएं थी विचार के स्तर पर अच्छी थी लेकिन सही तरीके से लागू ना होने के कारण असफल हो गई। इसका जो नियम था, योजना था, वो बहुत अच्छा योजना था, विचार भी इसका बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये लागू नहीं कर पाए, असफल हो गए। और क्यों असफल हो गए,
इसके कारण भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या किया इन्होंने, राजधानी परिवर्तन, राजधानी का परिवर्तन किया इन्होंने। राजधानी परिवर्तन क्या किया, तो इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निर्णय ले लिया। उसका उद्देश्य क्या था कि दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण रखना था, लेकिन जनता को बहुत परेशानी हुई। बाद में राजधानी फिर कहाँ पर साबित हो, फिर ले आया, दिल्ली ही कर दिया गया, ठीक है। चेंज करने की कोशिश किया, लेकिन जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा, जिसके कारण फिर से दिल्ली को ही राजधानी बना दिया। सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चलाया था। सांकेतिक मुद्रा क्या है, तो उसने तांबे के सिक्कों पर चांदी के सिक्कों के बराबर चलाने का प्रयास किया था। तांबा का जो सिक्का है वो चांदी के बराबर प्रयोग करने का इन्होंने कोशिश किया, लेकिन नकली सिक्के बहुत ज़्यादा बनने लगा था, ठीक है। और इससे योजनाएं क्या हो गई, इसका असफल हो गया, ठीक। तो 2 योजना इसका असफल हो गया। तीसरा क्या था, दोआब में कर की वृद्धि। दोआब क्या है समझिए, तो जहाँ गंगा यमुना का जो क्षेत्र है के दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया, वहाँ पर टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। उसी समय वहाँ अकाल और किसानों की कठिनाइयाँ थी, ठीक। वहाँ पर अकाल पड़ गया था, किसान जो थे बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे थे, इसीलिए किसान परेशान हो गया और योजनाएं सफल नहीं हो पाया इनका। एक भी कारण, ये भी कारण इसका है। एक दीवान ए कोही, दीवान ए कोही क्या था, तो उसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान ए कोही नामक एक विभाग बनाया, ठीक है। और उसमें क्या किया गया, किसानों को कृषि के लिए सहायता देने का प्रयास भी किया था, लेकिन इसमें भी ये असफल हो गए। असफलता का कारण तो अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे थे कि योजनाओं को जल्दी लागू कर देते थे, ये ज़्यादा सोचते नहीं थे। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त इसकी मजबूत नहीं थी। अधिकारियों ने कई जगह गलत तरीके से योजनाएं क्या कर दिया, लागू कर दिया। और प्राकृतिक परिस्थितियां भी इसकी अनुकूल नहीं थी, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा उनके सुधारों का महत्व भी लिखना है। शेर शाह सूरी के बारे में, तो शेर शाह सूरी का भूमिका का बात करेंगे तो शेर शाह सूरी एक योग्य और कुशल शासक था। उसका शासनकाल अधिक लंबा नहीं था, शेर शाह सूरी का ज़्यादा दिनों तक ये शासन नहीं किए, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, जो वहाँ का प्रशासन है और जो राजस्व व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुधार किया उसमें। देखिए भूमि व्यवस्था का बात करेंगे तो भूमि व्यवस्था क्या था वहाँ पर, तो शेर शाह सूरी ने भूमि का माप कराया था और वहाँ पर टैक्स को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था, लगान को लागू कर दिया था। किसानों को सुरक्षा का बात किया, किसानों के साथ उचित व्यवहार करने का प्रयास किया और जो अधिकारी थे, अधिकारियों को किसान से अधिक कर वसूलने से क्या किया गया, रोका गया, ठीक है। सड़क निर्माण का भी कार्य किया इन्होंने। शेर शाह सूरी ने लंबी और अच्छी सड़कों का निर्माण कराया, इससे व्यापार और यात्रा को क्या मिलने लगा, बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने लगा। सराय व्यवस्था को भी लागू किया गया। सड़कों के किनारे यात्रियों के रहने के लिए सराय बनवाई गई, जहाँ पर वे लोग निवास कर सकते थे, यात्री लोग, ठीक। डाक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। उसने डाक पहुँचाने के लिए घोड़ों और डाक चौकियों की व्यवस्था कराई। मुद्रा सुधार का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया इन्होंने। उसने चांदी के रुपये को व्यवस्थित रूप दे दिया गया, ठीक है। उसकी मुद्रा जो थी व्यवस्था को आगे शासन के लिए उपयोगी साबित हो गई। कानून और सुरक्षा का भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कठोर व्यवस्था लागू किया गया। महत्व क्या है, तो शेर शाह सूरी की व्यवस्था को प्रशासन मजबूत किया, से प्रशासन मजबूत हुआ, व्यापार बढ़ा और राज्य की आय व्यवस्था क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई। अगला देखिए 6ठा नंबर प्रश्न, प्रथम पानीपत के युद्ध 1526 के कारणों एवं परिणामों की विस्तार से व्याख्या करना है। तो जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ वो कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। तो युद्ध का कारण क्या था, कारण ये था कि लोदी शासन की कमजोरी थी। इब्राहिम लोदी के शासन से कई अमीर असंतुष्ट थे, यह इसका कमजोरी था। अमीरों का क्या करते थे, ये विरोध करते थे। इब्राहिम लोदी ने अपने अमीरों के साथ कठोर व्यवहार किया, इससे कई अमीर जो थे इसका क्या बन गया, विरोधी बन गया, इसका दुश्मन बन गया। तीसरा नंबर, बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर का महत्वाकांक्षा क्या था, तो बाबर भारत में अपना स्थायी राज्य स्थापित करना चाहता था, तो यह भी एक युद्ध का कारण बन गया था। चौथा नंबर, भारत की राजनीतिक व्यवस्था। उस समय भारत के
भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और बाबर को भारत विजय का अवसर दिखाई दे रहा था। तो ये एक भी कारण था युद्ध का। इसका परिणाम क्या हुआ युद्ध का? तो बाबर का विजय हुआ, बाबर जीत भी गया। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। ठीक है, लोदी वंश का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का जो लोदी शासक था वो पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त भी कर दिया बाबर ने। अब मुगल साम्राज्य का शुरुआत हो गया। भारत में मुगल शासन की स्थापना का मार्ग खुल गया। तोपों का प्रयोग करने लगे। बाबर ने युद्ध में तोपों और नई युद्ध तकनीक का प्रभावी प्रयोग करने लगा। इसके अलावा निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा एक बार आप। अकबर की राजपूत नीति का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा मुगल साम्राज्य पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है। तो अकबर का राजपूत नीति क्या था? तो अकबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य का महान शासक थे अकबर। ठीक है, इसने राजपूतों के प्रति सामान्य रूप से मित्रता मतलब इससे दोस्ती करने का प्रयास किया और अपने सहयोग की नीति को आगे बढ़ाया। ठीक है, जिससे मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पहला जो है वैवाहिक संबंध का बात करेंगे तो अकबर ने कई राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इससे दोनों पक्षों में जो है वो संबंध क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया। इसके अलावा राजपूतों को उच्च पद भी दिया गया। ठीक है, अकबर ने क्या किया? जो राजपूत थे प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पद भी दे दिया। जैसे राजा मानसिंह जैसे राजपूत जो थे मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, अकबर ने क्या बोला कि राजपूतों को अपने धर्म और परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता भी दिया जाता है। वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसकी फुल आज़ादी है उन्हें। सम्मान की नीति, अकबर ने सहयोग करने वाले राजपूत शासकों को सम्मान भी दिया और उनके साम्राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप भी नहीं किया। ठीक है, मेवाड़ से संघर्ष, मेवाड़ जो थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। दोनों के बीच जो है संघर्ष हो गया और हल्दी घाटी का युद्ध भी प्रसिद्ध देखने को मिलता है। इससे प्रभाव क्या हुआ? तो प्रभाव भी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा एक बार आप। 8वां नंबर प्रश्न है कि अकबर की धार्मिक नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए सुलह ए कुल और दीन ए इलाही का व्याख्या करना है। ठीक है, देखिए हम बार बार बता रहे हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अकबर जो थे, अकबर ने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। मतलब सभी धर्मों का ये पालन करते थे, किसी का भी ये अनादर नहीं करते थे। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग शांति से रहे, यही ये चाहते थे। धार्मिक सहिष्णुता क्या है? तो अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई और अन्य धार्मिक लोगों के साथ समान व्यवहार किया इन्होंने। इसके अलावा तीर्थ कर को समाप्त कर दिया, यानी कि आप यदि कहीं तीर्थ करने जाते थे तो टैक्स देना पड़ता था। उसने हिंदुओं पर जो लगाए गए तीर्थ कर है उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके अलावा जजिया कर भी समाप्त कर दिया इन्होंने। उसने जो गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला जजिया कर था उसको भी समाप्त कर दिया। किसने? अकबर ने। इसके अलावा इबादत खाना का भी निर्माण करवाया। इबादत खाना क्या था? जहाँ पर अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया और यहाँ पर क्या था कि अलग अलग धर्मों के जो विद्वान थे वो अपने धार्मिक विषयों पर क्या करते थे? चर्चा करते थे। इसके अलावा सुलह ए कुल के बारे में पूछा गया है। तो सुलह ए कुल का अर्थ है सबके साथ शांति और समान व्यवहार। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई है। दीन ए इलाही, अकबर ने विभिन्न धर्मों के अच्छे विचारों से प्रभावित होकर के दीन ए इलाही नामक विचार भी क्या किया? शुरू किया। इसका उद्देश्य जो था वो नैतिकता और अच्छे आचरण और शासकों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने का था। ठीक है, अगला देखेंगे निष्कर्ष इसका क्या है, देख लीजिएगा। सुनिए, देखिए सारा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभी 9 नंबर प्रश्न तक ही हम लोग पहुँचे हैं और 6 प्रश्न है। ठीक है, और 6 प्रश्न के लिए कम से कम और आधा घंटा लगेगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिए, बहुत आसान भाषा में लिखें, आप अभी तक समझ ही गए होंगे। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और इससे बेहतर और इससे आसान भाषा में आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा। ये वीडियो का नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।